नवंबर 2023 में एंड्यूरेल इंडस्ट्रीज कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया में पत्रकारों ने देखा कि एक जेट चालित ड्रोन ने डिब्बे से निकलकर हवा में एक टारगेट ड्रोन को सटीकता से नष्ट किया। फिर एक दूसरा ड्रोन उसी तरह के डिब्बे से बाहर निकला, अपना तय उड़ान पथ पूरा किया और वापस आ गया। वो धीमा हुआ, घूमा, अपनी 4 टांगे बाहर निकाली और उसी पैड पर उतर गया जहां से उसने उड़ान भरी थी, फिर से ईंधन भरने और दोबारा इस्तेमाल होने के लिए तैयार। मिलिए रोड रनर से 6 फुट लंबे ट्विन टर्बो जेट डेल्टा विंग विमान से, जो उच्च सबसोनिक गति और खुफिया और टोही सेंसर जैसे पेलोड ले सकता है। ये स्वायत्त इंटरसेप्टर ड्रोन क्रूज मिसाइल और सस्ते हवाई खतरों का शिकार करने के लिए बने हैं। वारहेड वर्शन रोड रनर M UAS क्रूज मिसाइलों और मानव चालित विमानों को इंटरसेप्ट कर सकता है। दोनों मॉडलों की खासियत है मिशन को बीच में रोकने का विकल्प। अगर रडार से पता चले कि वो पक्षी, नागरिक विमान या कुछ भी नहीं है, तो ऑपरेटर रोड रनर को बेस बुला सकता है। जैसा कि कोस्टा मेसा टेस्ट फ्लाइट में हुआ था, ये वापस आता है, सीधा लैंड करता है, अपनी जांच करवाता है और अगले अलर्ट का इंतजार करते हुए अपने लॉन्चर में तैयार रहता है। ये फीचर उस सवाल को बदल देता है जिससे एयर डिफेंस टीमें सालों से जूझ रहे हैं। स्कोप पर तेजी से बढ़ता हुआ ट्रैक दिखने पर चुनाव आसान होता है। किसी ऐसी चीज पर महंगा इंटरसेप्टर खर्च करें जो शायद खतरा हो, या बेहतर जानकारी का इंतजार करें और देर होने का जोखिम उठाएं। रोड रनर एक तीसरा विकल्प सामने लाने की कोशिश करता है। ये कहानी है कि कैसे सिलिकॉन वैली की एक स्टार्टअप ने अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को कथित तौर पर 2 साल से भी कम समय में रीयूजेबल ड्रोन खरीदने के लिए राजी किया, जो शायद सस्ते, तबाही मचाने वाले ईरानी अटैक ड्रोन को निष्क्रिय कर सके। ये कहानी कंपनी के रंगीन मिजाज संस्थापक और उसके मजेदार नामकरण इतिहास की है, जो सरकारी खरीद सूची की एक ऐसी मद में था जिस पर लगभग किसी की नजर नहीं गई और पेंटागन के कई $100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गया। तो चलिए एक नजर डालते हैं, है ना, ड्रोन युद्ध की लागत का जाल। अब ड्रोन के बारे में एक बात है, कुछ समय तक उनकी सबसे बड़ी खासियत बहुत ही साधारण थी। ये काफी सस्ते हैं। एक हॉबी शॉप का क्वाडकॉप्टर भी मोटार राउंड जोड़कर चलते टारगेट पर गोला गिरा सकता है। थोड़ी ज्यादा कीमत पर ये गंभीर अराजकता के साधन बन जाते हैं, जो हाल के कई संघर्ष क्षेत्रों में भारी तबाही लाए हैं। एक प्रमुख उदाहरण है ईरानी डिजाइन किया गया शाहिद 136 डेल्टा विंग वाला एक तरफा हमला ड्रोन, जिसे अब बड़े पैमाने पर बनाया और लगभग 20 देशों को निर्यात किया जाता है। इसकी कीमत दसियों हजार डॉलर के दायरे में है और ये तब तक उड़ता है जब तक किसी चीज से टकरा न जाए या इसका ईंधन खत्म न हो जाए। इस और अन्य ड्रोन मॉडलों के बढ़ते प्रसार के साथ यहां तक कि छोटे सैन्य बजट वाले देश या वे जो आधिकारिक रूप से देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वे भी अक्सर इस काम में शामिल हो गए हैं। अक्सर ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि इसका असर बहुत अच्छा या बहुत बुरा होता है। सितंबर 2019 में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के एक झुंड ने सऊदी वायु रक्षा को चकमा देकर सऊदी अरामको की अपकैक तेल प्रसंस्करण सुविधा पर हमला कर सऊदी कच्चे तेल का लगभग आधा उत्पादन कुछ समय के लिए रोक दिया। यह आसान लक्ष्य नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी मिसाइल रक्षा में एक अमेरिकी MIM 104 पैट्रियट सैम बैटरी थी। हर पैट्रियट पैकेज की कीमत $1 अरब तक और हर मिसाइल की कम से कम $4 मिलियन है। इसमें निर्यात लागत शामिल नहीं है। फिर भी यह उन्नत रक्षा प्रणाली ड्रोन हमले के आगे विफल रही, जिसकी जिम्मेदारी यमन के हूती ने ली। हालांकि इसे ईरान से शुरू माना गया। सऊदी रक्षा प्रणाली ड्रोन के झुंड के सामने बेबस हो गई, जिनमें से प्रत्येक को बनाने की लागत संभवतः $15,000 से भी कम थी। उस हमले से वैश्विक तेल उत्पादन का 6% बंद हुआ और बाजार खुलते ही तेल की कीमतें अगले कुछ महीनों में करीब 15% बढ़ गईं। अब वह हमला लगभग निश्चित रूप से हूथियों द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने भी अपने खुद के देश में बने ड्रोन से सऊदी अरब के खिलाफ सफलता हासिल की है। ये समद UAV परिवार है, जिसे 2018 में पूर्व हूथी नेता सालेह अली अल समद के नाम पर पेश किया गया था, जिनकी उसी साल सऊदी अरब द्वारा छोड़े गए सस्ते चीनी ड्रोन से मौत हुई थी। हूथी तब से इन ड्रोन के साथ साथ विभिन्न ईरानी उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए लाल सागर में जहाजों और खाड़ी भर के लक्ष्यों पर सैकड़ों हमले कर चुके हैं। सिर्फ समद ड्रोन ही उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को पार कर सऊदी अरब ही नहीं बल्कि UAE और यहां तक कि इजराइल में भी लक्ष्यों को निशाना बना चुके हैं। रक्षकों ने शायद इजराइल को छोड़कर ज्यादातर मामलों में ऐसे हथियारों से जवाबी हमला किया है जो एक अलग युग के लिए बनाए गए थे। पैट्रियट इंटरसेप्टर, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों व तेज जेट को गिराने के लिए बनाया गया, उसकी एक फायरिंग की लागत कई मिलियन डॉलर है। नासेम्स या आइरिस TSLMs जैसी कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की कीमत सैकड़ों हजार डॉलर तक होती है।
इनमें से किसी एक का इस्तेमाल शायद ड्रोन के खिलाफ करना कुछ ऐसा है जैसे एक लग्जरी कार की कीमत के हथियारों को एक ट्राईसाइकिल की कीमत के बदले में देना। अगर ऐसा एक ही रात में दर्जनों बार किया जाए, जैसा कि यूक्रेनी वायु रक्षा कर्मियों ने किया है, तो कोई भी देश अपने इंटरसेप्टर के भंडार को उतनी जल्दी खत्म कर सकता है जितनी जल्दी फैक्ट्रियां उसकी भरपाई कर सकें। और ये सब एक और समस्या में योगदान देता है। अगर कोई वायु रक्षा कमांडर की जिम्मेदारी की कल्पना करे, एक रडार ट्रैक दिखाई देता है जो या तो ऊपर चढ़ रहा है या बहुत नीचे उड़ रहा है, उसकी दिशा और पहचान दोनों ही अस्पष्ट हैं। जवाब के लिए केवल कुछ सेकंड मिलते हैं। अगर इंटरसेप्टर दागा और बाद में पता चला वो कोई छोटा व्यावसायिक विमान था, तो महंगा उपकरण बेकार चला गया। लेकिन अगर आप फायर करने से रुकते हैं, तो जो ट्रैक आ रहा है वो आपके पीछे स्थित फ्यूल डिपो पर निशाना साधा हुआ क्रूज मिसाइल भी हो सकता है। अगर पहचान में गलती हुई तो आपके या दूसरों के लोग मर सकते हैं, मिस्ड इंटरसेप्ट या आपकी गलती के कारण। लेकिन आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है, क्योंकि महंगी हाई एंड मिसाइलों के नीचे विकल्प जल्दी कम हो जाते हैं। गन और शॉर्ट रेंज ऑटो कैनन नजदीक से धीमे क्वाडकॉप्टर गिरा सकते हैं, जैमर रेडियो लिंक काट सकते हैं या जीपीएस गाइडेंस को बाधित कर सकते हैं, अगर लक्ष्य उन पर निर्भर हो। अगर सामने तेज, बड़ा या ज्यादा स्वायत्त खतरा हो, जैसे क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी का वन वे ड्रोन या जेट इंजन वाला बिना पायलट विमान, तो ये उपकरण नाकाम हो सकते हैं। ये सब उस कमी को रेखांकित करता है जिसे एंड्यूरिल ने निशाना बनाया। रोड रनर के लिए प्रस्ताव था कि हर राउंड की कीमत 6 अंकों में रहे, रफ्तार जेट जैसी हो ताकि गंभीर खतरों का पीछा किया जा सके और फालतू रडार ट्रैक होने पर वाहन वापस लाया जा सके। मिसाइल तभी सचमुच खर्च होगी जब वाकई उसकी जरूरत पड़े, वरना गोला बारूद वापस लाकर फिर से ईंधन भरकर लॉन्चर पर रख दिया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर कोई अगली पीढ़ी के युद्ध को जनशक्ति के बजाय गोला बारूद के खेल के रूप में समझे। कर्नल रायन बिल, यूएस 101वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने बिजनेस इनसाइडर से कहा कि सैनिकों को ऐसे ड्रोन चाहिए जिन्हें वे गोला बारूद की तरह उठा सकें। लेकिन युद्ध के कोहरे में सस्ते ड्रोन भी खर्चीले साबित होते हैं। ऐसे में रोड रनर को बढ़त मिलती है। रोड रनर बनाने वाले शख्स ने वीआर चश्मे बेचकर अपनी पहली बड़ी दौलत कमाई थी। पामर लक्की ने अपने माता पिता के गैराज में ऑकुलस रिफ्ट का प्रोटोटाइप बनाया। 2014 में कंपनी को फेसबुक को $2 अरब में बेचा और कुछ साल बाद एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए $10,000 देने पर उन्हें बाहर कर दिया गया, जिसकी कीमत उन्हें सिलिकॉन वैली में अपनी प्रतिष्ठा से चुकानी पड़ी। 2017 में 24 साल की उम्र में पामर लक्की ने पलांटिर के पूर्व कार्यकारी समेत एक छोटे समूह के साथ एंडुरिल इंडस्ट्रीज शुरू की। एंडुरिल का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के लिए हथियार बनाना था और वो इन्हें एक स्टार्टअप की तरह अपनी खुद की पूंजी से बनाएगा, बजाय इसके कि पेंटागन की मांग आने का इंतजार करे। पहले उत्पाद रक्षात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो विवादास्पद और बिना किसी चमक दमक के थे। सेंट्री टावर, सौर ऊर्जा से चलने वाले कंप्यूटर विजन निगरानी मस्तूल, अमेरिका की दक्षिणी सीमा और सैन्य ठिकानों के पास लगाए गए जो मानव दल द्वारा अनदेखी गतिविधियों को पहचानते थे। इसके बाद काउंटर ड्रोन सिस्टम्स आए। इन सब के नीचे लैटिस था, एंड्यूरिल का सॉफ्टवेयर जो रडार, कैमरा और सेंसर डेटा को एक तस्वीर में मिलाकर ऑपरेटर को कार्रवाई की सुविधा देता था। फिर 2021 में एंड्यूरिल ने एरिया 1 का अधिग्रहण किया, जो ट्यूब से लॉन्च होने वाले अल्टियस ड्रोन परिवार के लिए जिम्मेदार एक छोटी कंपनी थी, और इस तरह उसने अपने कैटलॉग में एक लॉइटरिंग म्यूनिशन जोड़ लिया। वास्तव में एक के बाद एक सफलता मिली, लेकिन असली मुद्दा अभी आना बाकी था। जनवरी 2022 में यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने एंड्यूरिल को 10 साल में $1 अरब तक का अनुबंध दिया ताकि वो सोकॉम के मानव रहित विमानों के खिलाफ काम के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर बने। इसका मतलब था कि अब एंड्यूरिल ड्रोन खतरों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेटर्स की सुरक्षा तैयारियों के केंद्र में था। इसके साथ ही उसे यह भी सीधे पता चल रहा था कि उन ऑपरेटर्स में किस चीज की कमी थी, और लकी के अनुसार जो चीज उनकी कमी थी वो एक ऐसा हथियार था जो अभी तक बना ही नहीं था। वो बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में ही उसकी जरूरतों का खाका तैयार किया था। रनवे की जरूरत नहीं, इतनी तेज कि क्रूज मिसाइल का पीछा कर सकें, इतनी देर तक मंडरा सकें कि ऑपरेटर को फैसला लेने के लिए अहम समय मिल जाए, इतनी स्वायत्त कि एंड्यूरिल के पहले से बन रहे सेंसर नेटवर्क में फिट हो सकें, और आखिर में अगर खतरा झूठा निकले तो वापस लाई जा सकें। बाद में उन्होंने रोड रनर को एंड्यूरिल की परियोजनाओं में अपनी पसंदीदा बताया। दिलचस्प बात यह है कि रोड रनर परियोजना ने हथियार खरीदने के पेंटागन के पारंपरिक तरीकों को भी दरकिनार कर दिया। आमतौर पर यह प्रक्रिया जरूरत घोषित करने, निविदा मांगने, ठेकेदार चुनने और विकास से शुरू होती है, जिसमें सालों लग सकते हैं। इसका अच्छा उदाहरण MIM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम था। पैट्रियट सिस्टम शीत युद्ध में विकसित हुआ,
क्योंकि अमेरिकी सेना ने मौजूदा प्रणालियों को तेजी से जटिल होते सोवियत विमानों और मिसाइल खतरों के सामने अपर्याप्त पाया। तो 60 के दशक के अंत में पेंटागन ने रक्षा विभाग के साथ मिलकर एक औपचारिक निविदा जारी की, जिसमें प्रमुख ठेकेदारों को डिजाइन, लागत का अनुमान, विकास की समय सीमा और तकनीकी योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। ठेकेदार चयन और बजट समीक्षा के बाद रेथियोन टेक्नोलॉजीज चुना गया, जिससे वर्षों तक चलने वाला प्रोटोटाइप विकास शुरू हुआ। परीक्षण और पुनः डिजाइन के बाद पैट्रियट 1984 में सेवा में शामिल हुआ, जो हथियार की आवश्यकता पहचानने के करीब 15 साल बाद था। एक हालिया उदाहरण लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 है, जिसका विकास 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब पेंटागन ने ऐसे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत पहचानी जो कई पुराने हो चुके विमानों की जगह ले सके। 2001 में लॉकहीड के चयन के बाद 14 साल की विकास प्रक्रिया के बाद F-35 ने 2015 में सेवा शुरू की। प्रारंभिक अवधारणा से संचालन तैनाती तक यह प्रक्रिया 20 साल से ज्यादा चली और लॉकहीड F-22 रैप्टर के विकास का समय भी ऐसा ही था। यह सब उस धीमी गति वाली खरीद संस्कृति को दर्शाता है, जिसके बारे में बाद में एंडोरिल जैसी कंपनियों ने तर्क दिया कि ये आधुनिक युद्ध की गति के अनुकूल नहीं है। अब मानना पड़ेगा कि लाइटनिंग 2 और पैट्रियट दोनों ही कहीं अधिक जटिल परियोजनाएं थीं, जो सैन्य तकनीक के एक बिल्कुल अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं और संभवतः मौजूदा हार्डवेयर से रोड रनर की तुलना में कम संबंधित थीं। एंड्योरिल का तरीका खास था क्योंकि उसने धीमी खरीद प्रक्रिया को अनदेखा किया। कंपनी ने पहले रोड रनर बनाया और बाद में ग्राहकों की तलाश की, जिससे पेंटागन को एक तैयार तकनीक मिल गई जिसके लिए पहले से योजना बनाने की जरूरत नहीं थी और साथ ही आकर्षक कीमत भी थी। उसने वेंचर कैपिटल से यह सब किया ताकि प्रोटोटाइप दिखने पर स्पेशल ऑपरेटर्स आकर्षित हों। यह महंगा जुआ था, लेकिन अक्टूबर 2024 में एंड्योरिल को अमेरिकी रक्षा विभाग से $250 मिलियन में करीब 500 रोड रनर M इंटरसेप्टर्स व लॉन्च सिस्टम्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो सवाल है, ये काम कैसे करता है? रोड रनर के दोनों मॉडल अपना अधिकतर समय एक स्टील बॉक्स में नाक ऊपर किए बिताते हैं, जिसे नेस्ट कहा जाता है, जो फ्रिज जैसा एक एनक्लोजर होता है। इसमें एक मशीनीकृत अलग किया जा सकने वाला ढक्कन होता है, जो आइस बॉक्स की तरह एक तरफ स्लाइड हो जाता है, जिससे मिसाइल की उड़ान के लिए ऊपर खुला रास्ता बन जाता है। अंदर ड्रोन अपनी पूंछ पर सीधा खड़ा रहता है, तापमान नियंत्रित माहौल में रहता है, मौसम रोधी होता है, पावर और डेटा से जुड़ा होता है और इसके सेंसर नेस्ट के ढक्कन की ओर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, पूरी तरह तैयार और तैनात। रडार या अन्य सेंसर से ट्रैक मिलने पर ऑपरेटर की अनुमति से मिसाइल सक्रिय हो जाती है। नेस्ट खुलता है, जुड़वा टर्बोजेट्स चालू होते हैं और रोड रनर जेट एग्जॉस्ट की धारा के सहारे बॉक्स से ऊपर जाता है। थ्रस्ट से इंजन नोजल को झुकाकर वाहन की दिशा तय करते हैं और शुरुआती सेकंड्स में उसे स्थिर रखते हैं। तब पंखों से लिफ्ट नहीं मिलती, सिर्फ खुद का डाउनवर्ड थ्रस्ट ड्रोन को हवा में रखता है। कुछ 100 फीट ऊपर पहुंचकर रोड रनर आगे की उड़ान के लिए झुक जाता है। डेल्टा विंग वाला ढांचा जेट्स की जगह लेता है और इंजन उसे हाई सबसोनिक स्पीड पर टारगेट की ओर धकेलते हैं। ऑपरेटर की स्क्रीन पर लॉन्च सीक्वेंस रेल से छूटती मिसाइल से ज्यादा छोटे रॉकेट जैसा लगता है। ये ड्रोन भी कुछ जरूरी विकल्पों के आधार पर बना है। एंड्योरिल में इन हाउस डिजाइन किए गए टर्बोजेट इंजन इसे वर्टिकल टेक ऑफ के लिए जरूरी थ्रस्ट मार्जिन देते हैं, साथ ही इतनी स्पीड भी देते हैं कि ये थ्योरेटिकली एक क्रूज मिसाइल का पीछा कर सके। थ्रस्ट वेक्टरिंग उड़ान की शुरुआत और अंत दोनों के वर्टिकल फेज संभालती है और एयरफ्रेम को तेज मोड़ने देती है। ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग उड़ान मार्ग संभालती है और इंटरसेप्ट ज्योमेट्री की गणना करती है, जिससे ऑपरेटर को दिशा नहीं देनी पड़ती। रडार ट्रैक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जैसे बाहरी क्यूइंग ड्रोन को नेटवर्क से टारगेट की जानकारी देते हैं। इसका नाक वाला सेक्शन मॉड्यूलर है, जिससे पेलोड्स बदले जा सकते हैं। रोड रनर M का फ्रंट सेक्शन वॉरहेड के साथ आता है, जिसमें ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को मारने के लिए विस्फोटक होता है। अन्य नाक पेलोड्स, निगरानी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण भी एंड्योरिल की एयरफ्रेम योजनाओं में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रोड रनर का पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगर ऑपरेटर हमले की अनुमति देता है तो रोड रनर M लक्ष्य में घुसकर विस्फोट करता है। यान भी खतरे के साथ नष्ट हो जाता है, जैसे कोई भी दूसरा इंटरसेप्टर। अगर हमले की अनुमति न हो तो ड्रोन वही करता है जैसा परिचय में बताया गया। यह लॉन्च साइट की ओर वापस उड़ता है, धीमा होता है, अपनी नाक ऊपर की ओर घुमाता है, अपनी पूंछ से 4 पैर बाहर निकालता है और खुद को सीधा नीचे उतारता है। सभी निरीक्षण और ईंधन भरना इंसान करते हैं।
फिर ग्राउंड क्रू ड्रोन को नेस्ट में रख देता है ताकि वह फिर इस्तेमाल हो सके। एंड्यूरिल जिस दृश्य को दोहराना चाहता था वो स्पेसएक्स फाल्कन 9 बूस्टर का लॉन्च के बाद अपनी टांगों पर पूंछ के बल उतरना था। रोड रनर की लैंडिंग भी वही विचार है, बस छोटे पैमाने पर। अब ये सब कहने के बाद रोड रनर के बारे में कुछ अनजान बातें हैं। इनमें शामिल है कि ये वास्तव में कितनी तेज जाता है, कितनी दूर तक पहुंचता है और कितना तीखा मोड़ ले सकता है। एंड्यूरिल ने इनमें से कोई भी जानकारी जारी नहीं की है, बस इतना दावा किया है कि रोड रनर एम रेंज, पेलोड और मैन्यूवरेबिलिटी में अन्य समान प्रणालियों की तुलना में बड़ा सुधार लाता है और यह भी जोड़ा है कि इसका इंजन प्रदर्शन मौजूदा छोटे टर्बोजेट से कहीं बेहतर है। लेकिन विशिष्ट आंकड़े अभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और बाहरी पर्यवेक्षकों को ज्यादातर कंपनी की बातों पर ही भरोसा करना पड़ा है। एंड्यूरिल की वेबसाइट पर भी दोनों रोड रनर मॉडलों की गति, क्षमता और पेलोड अब भी सार्वजनिक नहीं किए गए के रूप में सूचीबद्ध हैं। स्वायत्तता के कारण रोड रनर और उन्नत है क्योंकि यह ड्रोन खुद उड़ सकता है और इंसान के मार्गदर्शन में इंटरसेप्ट समाधान बना सकता है। घातक कदम यानी हमला और नष्ट करने का फैसला एंड्यूरिल ऑपरेटर की निगरानी में होता है, जिसमें इंसान की अनुमति जरूरी है और एक ऑपरेटर उपरोक्त लैटिस कमांड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक नहीं बल्कि एक साथ हवा में कई रोड रनर की निगरानी कर सकता है। एंड्यूरिल का कहना है कि रोड रनर एक स्केच से लेकर फील्ड में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर तक 2 साल से भी कम समय में बन गया, लगभग दिसंबर 2023 से लेकर 2025 के अंत तक। यह बहस का विषय है क्योंकि प्रोटोटाइप लगभग निश्चित रूप से 2023 से पहले ही उत्पादन में था। फिर भी नए इंजन, एयरफ्रेम, लॉन्चर और स्वायत्त लैंडिंग वाले हथियार का इतनी तेजी से बनना इतना असामान्य है कि यह टाइमलाइन कंपनी की प्रस्तुति में शामिल हो गया। 5 साल से कम समय में विकास साबित करता है कि वेंचर समर्थित कंपनी उस रफ्तार से आगे बढ़ सकती है जिसके लिए पारंपरिक रक्षा ठेकेदार बने ही नहीं थे। हालांकि एंड्यूरिल ने रोड रनर के विकास को लेकर काफी गोपनीयता बरती है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस प्रोग्राम का पहला सार्वजनिक संकेत दिसंबर 2022 के खरीद संबंधी अभिलेखों में मिला था। उसी समय अमेरिकी विशेष अभियान कमान ने चुपचाप करीब $12.5 मिलियन का रोड रनर CUXS हार्डवेयर खरीदा, जिसमें CUXS का मतलब मानव रहित विमान रोधी प्रणालियों के उपकरण हैं। उस समय रोड रनर और उसके निर्माता की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी। अगले साल एंड्यूरिल के अनुसार यह तकनीक अमेरिकी सरकारी साझेदार के साथ परिचालन मूल्यांकनों से गुजर चुकी थी। मूल्यांकन कहाँ हुए, ड्रोन किन परिस्थितियों में उड़े और क्या इनमें असली खतरा था या सिर्फ टेस्ट टारगेट, ये सब अभी भी गोपनीय है। बहुत गोपनीय। हालांकि इसमें कोई तर्कहीनता नहीं थी। ड्रोन तकनीक इतनी आम थी कि प्रोटोटाइप की सार्वजनिक जानकारी उसकी प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचा सकती थी। रोड रनर नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो अमेरिका के हथियार उद्योग की प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है। एंड्यूरिल ने अपने प्रोटोटाइप का नाम रोग रखा था, लेकिन लकी ने बताया कि टीम ने नाम बदल दिया क्योंकि AI हथियार को रोग कहना अच्छी छवि नहीं देता, तो रोड रनर ने इसका स्थान ले लिया और इसके साथ एक अतिरिक्त फायदा भी था जिसे लकी ने छुपाने की कोशिश नहीं की। एंड्यूरिल के प्रतिद्वंदी रेथियन, जो MIM 104 पैट्रियट और टॉमहॉक व स्टिंगर मिसाइलें बनाता है, ने 2014 में ड्रोन इंटरसेप्टर कोयोट पेश किया था। जो भी वाइली कोयोट और रोड रनर को जानता है वह समझ जाएगा कि यह किस ओर इशारा है। जैसा कि परिचय में बताया गया है, रोड रनर का सार्वजनिक अनावरण 30 नवंबर 2023 को एंड्यूरिल के कोस्टा मेसा मुख्यालय में हुआ। रिपोर्टर्स को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें रोड रनर अपने घोंसले से सीधा ऊपर उड़ता है, फिर आगे की उड़ान में बदल जाता है और हवा में एक टारगेट ड्रोन को नष्ट कर देता है। इसके बाद एक और वीडियो दिखाया गया जिसमें रोड रनर ने अपना मिशन पूरा किया और बिना किसी रुकावट के लॉन्च साइट पर वापस लौट आया। ज्यादातर मिसाइलों में वापसी का दृश्य नहीं होता। इस इवेंट के बाद रोड रनर चर्चा में आया और इसका 2 मिनट का लॉन्च वीडियो YouTube पर 4 मिलियन बार देखा गया। रोड रनर एयरफ्रेम को एक प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया। रोड रनर M वही था जिसमें पेंटागन पैसा लगा रहा था। कवरेज में याद रह जाने वाले संबोधन दिए गए थे। एक ऐसी अभिव्यक्ति जो लोगों के मन में बैठ गई, वो थी बम और बूमरैंग। एक ऐसा हथियार जो जरूरत पड़ने पर काम पूरा कर सकता है और अगर जरूरत न हो तो वापस लौट सकता है। ड्रोन की ब्रांडिंग चर्चा का कारण बनती, लेकिन 2023 में प्रेस का खुलासा सिर्फ एंड्यूरिल की जीत का जश्न था। 2023 तक रोड रनर कम से कम 1 साल से स्पेशल ऑपरेटर्स के लिए उड़ान भर रहा था, जिसकी फंडिंग खरीद की एक ऐसी बजट मद से हुई थी जिसे शायद ही किसी ने नोटिस किया हो, और इसका मूल्यांकन उन जगहों और लक्ष्यों पर किया गया था जिन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गोपनीय। 30 नवंबर को यह प्रोग्राम
सोकॉन की आंतरिक प्रणाली से निकलकर ऐसी प्रणाली बन गया जिस पर बाकी रक्षा प्रतिष्ठान और दुनिया चर्चा करने लगी। और निश्चित रूप से बात करने के लिए बहुत कुछ था। युद्ध में यह आम बात हो गई थी कि एक एयर डिफेंस क्रू स्कोप पर एक तेज रफ्तार लक्ष्य को देखे और उन्हें एकदम से इंटरसेप्टर भेजने के लिए मजबूर होना पड़े। लॉन्च कंसोल और किल डिसीजन पर वही उंगलियां थीं जो उसी सेकंड और उसी कई बार अधूरी जानकारी के आधार पर दबती थीं। रोड रनर इन दो पलों को अलग करता है। एक कमांडर किसी ऐसे ट्रैक पर लॉन्च की अनुमति दे सकता है जो अभी भी अस्पष्ट है और ड्रोन के अपने उड़ान समय का उपयोग उसकी पहचान और खतरे के स्तर को समझने के लिए कर सकता है। वाहन घोंसले से बाहर निकलता है, ट्रैक की ओर तेजी से बढ़ता है और जो उसके सेंसर और बड़ा नेटवर्क देख रहे हैं उसकी जानकारी वापस भेजता है। उन्हीं महत्वपूर्ण अतिरिक्त सेकंडों में ऑपरेटर फैसला करता है। स्ट्राइक होने पर रोड रनर एम पास जाकर विस्फोट करता है। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो ड्रोन वापस लौट जाता है। हमेशा की तरह एंड्यूरिल ने इसके लिए एक आसान शब्द निकाला है, बिना पछतावे के लॉन्च। लॉन्च करने का मतलब यह नहीं कि राउंड खर्च करना जरूरी है। अगर ट्रैक नागरिक विमान, पक्षियों के झुंड या सेंसर गड़बड़ी निकला तो सिर्फ टैंक, जेट ईंधन और ग्राउंड क्रू के 1 घंटे का खर्च आएगा, न कि ऐसे इंटरसेप्टर पर 6 अंकों का खर्च जो अब सिर्फ मलबा बन चुका होता। तो ये सब कितना महत्वपूर्ण है? खैर, हम कहेंगे कि यह वाकई काफी महत्वपूर्ण है। जनवरी 2020 में तेहरान से उड़ान भरते एक नागरिक विमान को ईरानी वायुरक्षा ने क्रूज मिसाइल समझ लिया। उस समय ईरानी वायुरक्षा अधिकतम सतर्कता पर थी क्योंकि 5 दिन पहले अमेरिकी MQ-9 रीपर हमले में कासिम सुलेमानी, जो कुद्स फोर्स के कमांडर थे, मारे गए थे। इसी कारण 2 ईरानी कम दूरी की मिसाइलें यूक्रेन की नेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 752 से टकराईं, जिससे सभी 176 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना भी ऐसी घटनाओं से अछूती नहीं रही। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान मचे हंगामे के बीच रीपर ड्रोन के एक समूह ने एक टोयोटा कोरोला का पीछा किया जो काबुल में ISIS के एक सुरक्षित ठिकाने पर रुकती हुई दिखाई दी थी। कुछ ही पलों में हेलफायर मिसाइल ने वाहन नष्ट कर दिया, पर उसमें ISIS के सदस्य नहीं थे। कोरोला चला रहा व्यक्ति पासाडेना के एक गैर लाभकारी संगठन में काम करता था। कार में 2 अन्य वयस्क और 7 बच्चे थे। सभी की मौत हो गई। इस घटना की मानवाधिकार संगठनों ने दुनिया भर में निंदा की। ऐसी घटनाओं से वायुरक्षा योजनाकारों ने जो सीखा, उसी के समाधान के रूप में रोड रनर को पेश किया जाता है। अतिरिक्त सेकंड और बेहतर पुष्टि, खासकर उच्च जोखिम वाले माहौल जैसे काबुल के पतन के समय। अगर हार्डवेयर कई दिशाओं से आने वाले मोर्चों को एक साथ संभाल कर सके तो एंड्यूरिल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उपयोगी है। एक ऑपरेटर फ्यूज डिस्प्ले पर कई रोड रनर की निगरानी कर सकता है, जैसा एंड्यूरिल ने काउंटर ड्रोन के लिए बनाया था। इसका मतलब है कि अगर किसी बेस पर मल्टी एक्सिस अटैक हो रहा है, जैसे कि 3 या 4 आने वाले लक्ष्य अलग अलग दूरी पर हों, जैसा कि स्वाम के मामले में हो सकता है, तो बेस कई अलग अलग दिशाओं में ड्रोन भेज सकता है और इसके लिए 3 या 4 अलग अलग लॉन्च क्रू की जरूरत नहीं होगी। इसका प्रभाव मानव चालित विमानन पर भी होता है। वे काम जिनके लिए पहले किसी अज्ञात संपर्क की जांच के लिए फाइटर जेट भेजना पड़ता था, जो कि धीमा, महंगा और इंजन व एयर क्रू के लिए मुश्किल होता था, अब उन्हें एक मानव रहित इंटरसेप्टर से किया जा सकता है जो उड़कर जाता है, देखता है और वापस आ जाता है। जेट्स उन्हीं मिशनों में इस्तेमाल होते हैं जहां पायलट्स जरूरी हों। इसमें कमांड और कंट्रोल का अनुशासन जरूरी है। एक सस्ता, पुनः प्राप्त किया जा सकने वाला लॉन्च मानवीय गलती की लागत को कम कर देता है, चाहे इसका मतलब हो कि ऑपरेटर अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हों या वे लोग जो जरूरत से ज्यादा हमला करने को उतावले हों। अगर रोड रनर की कार्यक्षमता वैसी ही साबित होती है जैसी बताई गई है, तो इससे ऐसे लॉन्च हो सकते हैं जिनका कोई आर्थिक पछतावा नहीं होगा और न ही मित्र बलों या गैर खतरनाक लक्ष्यों के साथ साझा किए गए एयर स्पेस में मानवीय नुकसान होगा। संक्षेप में, ऑपरेटर का सवाल पहले यह होता था कि फायर करें या इंतजार करें। रोड रनर के साथ पहले लॉन्च करें, जांचें और फिर फैसला लें, या बस बिना पछतावे लॉन्च कर दें, जैसा एंड्यूरिल की टैगलाइन है। 2024 की शुरुआत में रोड रनर एंड्यूरिल की कैलिफोर्निया फैक्ट्री में कम मात्रा में उत्पादन में गया और कंपनी ने इसे युद्ध मूल्यांकन के लिए तैनात बताया। ढीली ढाली भाषा में यह ढीली ढाली शब्दावली प्रशिक्षण, परीक्षण और सोकॉम उससे मैदान में जो भी काम करा रहा था उसके एक अनघोषित मिश्रण को ढंक रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट में हलचल साफ दिख रही थी। एक हथियार जो 18 महीने पहले तक गुप्त था, अब एक ग्राहक के लिए बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा था, जिसे और चाहिए था। उस ग्राहक ने 30 अक्टूबर 2024 को अपनी रुचि स्पष्ट की, जब पेंटागन ने एंड्यूरिल के साथ $249.9 मिलियन का अनुबंध घोषित किया,
जिसमें 500 रोड रनरम, उनके लॉन्चर और सहायक उपकरण थे। रक्षा विभाग ने यह भी जोड़ा कि डिलीवरी 2024 के अंत में शुरू होने और 2025 तक चलने के लिए निर्धारित की गई हैं। एक सिस्टम जिसे जनता ने 11 महीने पहले देखा था, उसके 500 से अधिक इकाइयों का ऑर्डर गंभीर विश्वास दिखाते हैं। F-35 और F-22 की एक दशक से भी अधिक लंबी विकास अवधि को देखें। गोपनीय आकलनों में जो दिखा वह पर्याप्त था। इस बीच अमेरिकी नौसेना अपनी वजह से देख रही थी। 2023 के अंत से यमन के हूथी बल रेड सी और अदन की खाड़ी में एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन और पोतरोधी मिसाइलों से वाणिज्यिक जहाजों व अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला कर रहे हैं। अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक स्टैंडर्ड मिसाइलों से शाहे ड्रोन रोक रहे थे, जिनकी कीमत प्रति मिसाइल 1 से 4 मिलियन डॉलर थी। इस अदला बदली का आर्थिक हिसाब, यानी महंगे नौसेना हथियारों को सस्ते खतरों पर खर्च करना, ने बेड़े को ऐसी चीज खोजने के लिए मजबूर किया जिसे वे दागने का खर्च उठा सकें। 2025 में नौसेना ने अर्लेबर्ग विध्वंसकों पर मंडराने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात करने की पुष्टि की, जिसमें रोड रनर M और रेथियोन का कोयोट ब्लॉक 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं। तत्कालीन अमेरिकी फ्लीट फोर्सेस कमांड के कमांडर एडमिरल डैरेल कॉर्डेल ने पत्रकारों से कहा कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एस्कॉर्ट्स अब ड्रोन और मिसाइल झुंडों के खिलाफ बहुस्तरीय रक्षा के हिस्से के रूप में नए इंटरसेप्टर ले जाएंगे। एक हथियार जिसे रेगिस्तानी हवाई पट्टियों पर खतरों का पीछा करने वाले विशेष ऑपरेटरों के लिए डिजाइन किया गया था, अब विवादित जल क्षेत्रों में एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के डेक पर तैनात होने वाला था। अब कोयोट प्रतिद्वंदिता, जो नाम को लेकर किए गए मजाक से शुरू हुई थी, खरीद प्रतियोगिता बन गई। कोयोट ब्लॉक 2 एक छोटा, एक बार इस्तेमाल होने वाला इंटरसेप्टर है जिसे रेथियोन वर्षों से निखार रहा है और जिसे ट्यूब से दागा जाता है और ये लक्ष्य के साथ खत्म हो जाता है। लागत के लिहाज से कोयोट को थोड़ी बढ़त है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार ब्लॉक 2 की प्रति यूनिट कीमत करीब $1,25,000 है, जो रोड रनर MS की $5 लाख कीमत से काफी कम है। यह आंकड़ा $25 करोड़ के 500 यूनिट्स के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। बस इतना ही। व्यक्तिगत ड्रोन की कीमत प्रति यूनिट शायद $5 लाख से कम ही होगी, जब आप उसमें ऑपरेटिंग और लॉन्च सिस्टम्स को कवर करने वाले मार्जिन को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन भले ही कोयोट अभी भी लागत के मामले में आगे हो, रोड रनर M भारी है, शायद तेज है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मारना जरूरी न हो तो उसे वापस लाया जा सकता है। नौसेना की दोनों में रुचि दिखाती है कि बेड़ा एक के बजाय बहुस्तरीय व्यवस्था चाहता था, आसान खतरों के लिए सस्ता विकल्प और कठिन खतरों के लिए जेट से चलने वाला इंटरसेप्टर। जमीन पर तस्वीर कम सार्वजनिक थी पर सक्रिय थी। सोकॉम ने मूल काउंटर ड्रोन अनुबंध के तहत रोड रनर खरीदना जारी रखा और तैनाती विवरण गोपनीय रखा। सेना और वायुसेना ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें वे इस सिस्टम को उन ठिकानों की रक्षा के लिए देख रहे थे जिन्हें ईरान समर्थित मिलिशिया ड्रोन और रॉकेट से निशाना बना रहे थे। एंड्यूरियल के कार्यकारी कह रहे थे कि रोड रनर इकाइयां हवाई अड्डों, ईंधन डिपो और कमांड नोड्स के पास परिधि की बाड़ और फ्लड लाइट्स की तरह तैनात होंगे। और अगर खरीद की गति को देखें, जिसमें खरीद से लेकर सार्वजनिक खुलासे तक 2 साल का समय, फिर पेंटागन का 500 यूनिट का ऑर्डर और फिर नौसेना के सतही युद्धपोतों पर तैनाती शामिल है, तो यह संभावना बिल्कुल भी अवास्तविक नहीं लगती, है ना? रोड रनर को खुद से भी बड़ी किसी चीज के लिए एक कसौटी के रूप में देखा जा रहा है। अगर एक वेंचर समर्थित स्टार्टअप 2 साल से कम समय में स्वायत्त इंटरसेप्टर की एक नई श्रेणी डिजाइन कर बनाकर बेच सकता है और पेंटागन गोपनीय आकलनों पर 500 खरीद लेता है। पिछले 50 वर्षों से अमेरिकी हथियार खरीदने के तरीके को आकार देने वाला खरीद पैटर्न अब कुछ हद तक वैकल्पिक लगने लगता है। अब एंड्यूरियल अकेली कंपनी नहीं है जो यह साबित करने की कोशिश कर रही है। शील्ड AI, सारोनिक समेत कई कंपनियां दलीलें दे रही हैं, लेकिन रोड रनर सबसे प्रमुख परियोजना है। हालांकि इस सिस्टम को लेकर कई बातें अभी तय नहीं हैं। इस समय इसकी रेंज, गति, पेलोड और टर्न परफॉर्मेंस सार्वजनिक नहीं है और प्रदर्शन संबंधी दावे एंड्यूरियल के मार्केटिंग विभाग के हैं। कोई युद्ध में मार गिराने का सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। सस्ते रडार गाइडेड ऑटो कैनन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर और हाई एनर्जी लेजर जिनका सेना नौसेना परीक्षण कर रही हैं, रोड रनर की यूनिट लागत घटाने के लिए जोड़े जा सकते हैं। एंड्यूरियल की एयरफ्रेम के लिए योजनाएं वारहेड संस्करण से आगे हैं। निगरानी नोज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड और फायर फाइटिंग वेरिएंट प्रस्तावित हैं। कंपनी ने बताया कि रोड रनर के लिए बना टर्बोजेट उसके अन्य वाहनों में भी उपयोग होगा। उत्पादन लक्ष्य हजारों में है, जो पेंटागन की अगली पीढ़ी की पहलों को संभवतः मजबूत कर सकते हैं। स्वायत्तता एंड्यूरियल की सबसे बड़ी खासियत होने के साथ ही भविष्य के लिए भी दिलचस्प सवाल है।
वर्तमान व्यवस्था में इंसान ही हमले की अनुमति देता है, लेकिन ड्रोन पहले से ही अपना रास्ता खुद तय करता है, अपने हिसाब से इंटरसेप्ट ज्योमेट्री चुनता है और खुद ही अपने पैरों पर लैंड करता है। सॉफ्टवेयर जितनी नई क्षमताएं अपने हाथ में लेता जाता है, उतनी ही कम जगह इंसान के लिए बचती है, जहां वो रडार रिटर्न और वॉरहेड के बीच होता है। रोड रनर एयर डिफेंस कंसोल चलाने वालों को अलग तरह का निर्णय लेने का मौका देता है। गाइडेड मिसाइलों के इतिहास में आमतौर पर लॉन्च और किल एक साथ होते हैं। एक बार मिसाइल छोड़ी गई तो खर्च और लक्ष्य तय हो जाता है। इन दोनों पलों को जेट उड़ान के कुछ सेकंड से अलग करना कमांडर को बिना पूरी तरह बर्बाद हुए गलती की गुंजाइश देता है। एक ड्रोन अधूरे ट्रैक के आधार पर ऊपर उठता है, तस्वीर साफ हो जाती है और आखिरकार लॉन्च के समय से बेहतर जानकारी के साथ फैसला लिया जाता है। अगर यह सिस्टम पूरे बेड़े, ठिकानों और उन सस्ते तेज युद्धों में बड़े पैमाने पर काम करता है जो आने वाले लग रहे हैं, तो किसी संरक्षित ठिकाने के ऊपर का आसमान ऐसे वाहनों का हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।